नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए अब नजर डालते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को उत्तराखंड को दी सौगातें। हल्द्वानी में 17,500 करोड़ रुपए की 23 परियोजनाओं का किया उद्घाटन एवं शिलान्यास। राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं से लगभग 34,000 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि की होगी सिंचाई। लगभग 300 मेगावाट जल विद्युत करेगी उत्पादन। चेन्नई में कई हिस्सों में अप्रत्याशित भारी बारिश से 3 की मौत। घंटों हुई भारी बरसात के बाद शहर में कई जगहों पर हुआ जल भराव। खेतों में भी भरा पानी। 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। पिछले 3 दिनों से कपकोट के उच्च हिमालयी गांवों में भारी बर्फबारी। बारिश और बर्फबारी से पर्यटकों और किसानों के खिले चेहरे। ठंडे मौसम के कारण सब्जी, फल की फसलों के साथ रबी की फसल को भी होगा लाभ। उत्तर प्रदेश सरकार में अब तक 40.91 लाख मीट्रिक टन धान की हुई खरीद। इससे लगभग 6 लाख किसान हुए लाभान्वित। करीब 5,819.365 करोड़ रुपए किसानों को किया गया भुगतान। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को उत्तराखंड में 17,500 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 23 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। और इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड का दशक है और मैं जानता हूं कि उत्तराखंड की शक्ति क्या है। चाहे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, 4 धाम महापरियोजना हो, नए बन रहे रेल रूट्स हो, आज उत्तराखंड विकास की तेज राह पर है। यह दशक उत्तराखंड का होने वाला है। उत्तराखंड का दशक गौरवपूर्ण होने वाला है। ये पत्थर मात्र नहीं है, ये वो संकल्प शिलाएं हैं जो डबल इंजन की सरकार सिद्ध करके दिखाएगी। हल्द्वानी में 17,000 करोड़ से ज्यादा की लागत की 23 परियोजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया, जिसमें सबसे अहम रही 300 मेगावाट वाली विद्युत उत्पादन की लखवाड़ परियोजना। ये परियोजना साल 1976 से लंबित पड़ी हुई थी। ऐसे में प्रधानमंत्री ने विपक्षी कांग्रेस पर आरोप लगाए कि कांग्रेस ने राज्य की जनता की परवाह नहीं की। कोई देश सोच नहीं सकता है करीब 5 दशक तक एक योजना फाइलों में इधर से उधर लटकती रहे, हर चुनाव में वादे किए जाए। भाइयों बहनों, मेरा 7 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए। खोज करके ऐसी पुरानी चीजों को ठीक करने में मेरा टाइम जा रहा है। अब मैं काम को ठीक कर रहा हूं, आप उनको ठीक कीजिए। पर्यटन विकास और दूर दराज के इलाकों को सड़क मार्ग से जोड़ने की मुहिम को जारी रखते हुए प्रधानमंत्री ने 4,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाली 85 किलोमीटर मुरादाबाद काशीपुर सड़क चौड़ीकरण की आधारशिला रखी। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने ग्राम सड़क योजना की तकरीबन 1,075 करोड़ रुपए की कई योजनाओं की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार सीमावर्ती राज्यों में सड़कों के जाल को समृद्ध कर रही है। आपको सुख सुविधा से वंचित रखने की सोच रखने वालों के उनके कारण ही मानस खंड, जो मान सरोवर का प्रवेश द्वार था, सड़कों से वंचित रहा। हमने न सिर्फ टनकपुर पिथौरागढ़ ऑल वेदर रोड पर काम किया, बल्कि लीपू लेक तक की भी सड़क बनाई और इस पर आगे भी विस्तार कार्य चल रहा है। प्रधानमंत्री ने जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 1250 करोड़ रुपए की 13 जिलों में 73 जलापूर्ति योजनाओं की भी आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड में रोजमर्रा के जीवन में कठिनाइयों का जिक्र करते हुए बताया कि बीते 7 साल के दौरान केंद्र सरकार ने महिलाओं के जीवन में कई सहूलियतें पहुंचाई हैं।
अभाव में रखने की राजनीति का सबसे अधिक नुकसान अगर किसी को भुगतना पड़ा है तो वो हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां हैं। बीते 7 सालों में मातृशक्ति की इन समस्याओं को हमने जड़ से दूर करने का प्रयास किया है। स्वास्थ्य क्षेत्र की 2 बड़ी परियोजनाएं जिसमें 500 करोड़ की लागत से ऊधम सिंह नगर में ऋषिकेश एम्स के सैटेलाइट सेंटर का शिलान्यास और पिथौरागढ़ में 450 करोड़ रुपए की लागत से जगजीवन राम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी गई। साथ ही प्रधानमंत्री ने काशीपुर में अरोमा पार्क, सितारगंज में प्लास्टिक इंडस्ट्रियल पार्क सहित कई आवासीय और स्वच्छता की परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया। सड़क की भी सर समस्या है पहाड़ों में, और वो भी दूर करेंगे मोदी जी। हर जगह देखो हॉस्पिटल बन रहे हैं, हर काम बढ़िया हो रहा है जी, कोई दिक्कत नहीं है। मोदी जी ने एक आयुष्मान कार्ड बनाया जो मैंने कम से कम 10 लोगों का फ्री में इलाज कराया मोदी सरकार के आयुष्मान कार्ड से। प्रधानमंत्री ने हल्द्वानी के लिए जलापूर्ति, सीवेज, सड़क, स्ट्रीट लाइट जैसी कई सुविधाओं की एक बड़ी परियोजना का जल्द ही शुभारंभ करने का भी वादा किया। अभिषेक सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और चेन्नई में गुरुवार को हुई भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। बारिश की फुहार इतनी तेज थी कि 3 घंटे में 180 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। जबरदस्त बरसात के कारण शहर में 3 लोगों की मौत की खबर है। मंगलवार को क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने तमिलनाडु के कई तटीय जिलों में आंधी के साथ भारी बारिश की भविष्यवाणी की थी। चेन्नई में कुछ घंटों के भीतर कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर जाने के कारण ट्रैफिक जाम हो गया। पिछले 2 दिनों से बर्फबारी से कपकोट के उच्च हिमालयी गांव बर्फ से ढक गए हैं। बारिश और बर्फबारी से पर्यटकों और किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। इससे सब्जी, फल की फसलों के साथ रबी की फसल को भी लाभ मिलेगा। बर्फबारी के कारण समूचे क्षेत्र में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जिला प्रशासन ने ठंड से बचाव के लिए चौक व चौराहे पर अलाव की व्यवस्था की है। जिले में 1 सप्ताह से मूसलाधार लगातार बादल बरस रहे हैं। आसमान में बादल और बारिश के बीच चल रही सर्द हवाओं से कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। मंगलवार की रात में घाटी वाले क्षेत्र में बारिश और ऊंचाई वाले गांवों में बर्फबारी का क्रम जारी है। गुरुवार को भी बर्फबारी के चलते शीतलहर का प्रभाव बना रहा। उच्च क्षेत्र खेती, बाछम, बदियाकोट, झूनी, झलझूनी, पतियासार, तीक, डोला, शमा और ध्रूर, कर्मी, मकीला, खलपट्टा, शिखर, पिनाकेश्वर आदि क्षेत्र में बर्फबारी से ठंड बढ़ गई है। घाटी वाले इलाकों में बारिश होने से रबी की फसल और सब्जी उत्पादन में लगे किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। किसानों का कहना है कि रबी की फसल के लिए ये बारिश व बर्फबारी संजीवनी का काम करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों में सीधे धान की खरीद करते हुए खरीफ क्रय वर्ष 2021-22 में अब तक विभिन्न क्रय केंद्रों के माध्यम से 40,09,01,640.15 मीट्रिक टन धान किसानों से क्रय किया है। खाद्य एवं रसद विभाग ने बताया कि गुरुवार को 8,07,240.63 मीट्रिक टन धान की खरीद हुई है। इस योजना से अब तक 60,03,498 किसान लाभान्वित हुए हैं और करीब 5,819.365 करोड़ रुपए का भुगतान उनके खातों में किया गया है। खरीद लक्ष्य के 58% से अधिक खरीद की जा रही है। खरीफ क्रय वर्ष 2021-22 में कॉमन धान 1,940 रुपए प्रति क्विंटल एवं ग्रेड ए धान 1,960 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदी की जा रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की ओर से आयोजित स्टेट क्रेडिट सेमिनार में भाग लिया। पुष्कर सिंह धामी ने होम स्टे योजना की सराहना करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले और आजीविका मिशन में काम करने वालों को इसका लाभ मिलना चाहिए। स्टेट क्रेडिट सेमिनार इन नाबार्ड के द्वारा जो आयोजित किया गया आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर, इससे हमने सभी का आह्वान किया है कि सभी लोग जो हमारी सीमांत क्षेत्र में रहने वाले हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले हैं, लघु कृषक हैं, आजीविका मिशन में काम करने वाले हैं, उन सभी को लाभ मिलना चाहिए। और जो हमारी होम स्टे योजनाएं चल रही हैं, अन्य आजीविका के काम चल रहे हैं, उन सभी योजनाओं को, उन सभी लोगों तक इन योजनाओं का लाभ पहुँचे और जो समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति हैं उनको भी जो है इनकी सहायता मिले, जिससे कि उनका भी जीवन स्तर ऊपर आए।
कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर हिमाचल प्रदेश में एक दिवसीय राज्य स्तरीय कृषि अधिकारी कार्यशाला और कृषक वैज्ञानिक परिचर्चा में कृषि मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने कहा कि कृषि रसायन केवल पंजीकृत दुकानों पर ही उपलब्ध हों और संबंधित व्यक्ति को किसानों के खेतों में रसायनों के अत्यधिक उपयोग को रोकने के लिए उचित रूप से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। प्राकृतिक खेती को हिमाचल सरकार ने प्राथमिकता दी है। प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने एक बहुत बड़ी एक आशा के रूप में उन्होंने कहा है कि हिमाचल प्रदेश को शीघ्र ही हम चाहेंगे कि प्राकृतिक खेती में हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बने। जब कोई नई चीज़ शुरू करते हैं तो थोड़ा डिबेटेबल तो रहता है, थोड़ी कन्फ्यूजन रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि लोगों में जिन जिन लोगों ने, किसानों ने प्राकृतिक खेती को किया है उसके अच्छे और सकारात्मक परिणाम जो वो आए हैं और अभी लोग जो है वो हमने उनको एक विकल्प के रूप में दिया है। हम जबरदस्ती उनके ऊपर नहीं थोप रहे हैं। हम ये कहते हैं कि किसी के पास 10 बीघे हैं तो 1 बीघे में आप शुरुआत करें। अगर पहले 1 बीघे में उनको अच्छा लगेगा तब आप आगे 10 बीघे में कीजिए। तो किसान ऐसे कर रहे हैं। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि प्राकृतिक खेती को हिमाचल सरकार ने प्राथमिकता दी है और इसकी कार्य भी हो रहा है और इस विश्वविद्यालय में इसके ऊपर शोध कार्य भी साथ में चल रहा है। उन्होंने किसानों की आय दोगुनी करने को लेकर कहा कि इस उद्देश्य को लेकर काफी हद तक आगे बढ़े हैं। पहली बार 1,31,000 क्विंटल गेहूं MSP के ऊपर खरीदा गया है और 2,500 क्विंटल से ज्यादा धान की फसल FCI के माध्यम से MSP के ऊपर खरीदी गई है। हम बहुत आगे बढ़े हैं। आपने देखा कि पहली बार हमने 1,31,000 क्विंटल गेहूं हमने MSP के ऊपर प्रोक्योर किया है। हमने 2,500 क्विंटल से ज़्यादा धान की फसल पहली बार हिमाचल प्रदेश ने FCI के माध्यम से MSP के ऊपर प्रोक्योर की है। हमारा एग्रीकल्चर में 2% से हमारी जो GD इसमें जो प्रोड्यूस थी वो बढ़कर के आज हम 3.5% पे पहुँचे हैं। तो हम निश्चित रूप से आज जहाँ वेजिटेबल्स का अच्छा रेट किसानों को मिल रहा है, सेब का अच्छा रेट बागवानी में मिला है, हमारे जितनी भी हमारी फ्रूट्स की फसल थी उसमें अच्छा हमको किसानों को जो है वो रेट मिल रहा है। और बिहार के गया जिले के दक्षिणी इलाके में बसे जंगल पहाड़ों से घिरे सुहेल गांव, जहां कभी प्रतिबंधित नक्सली संगठनों का बोलबाला था, इस इलाके में बदलाव की बयार बह रही है। सुहेल गांव के रहने वाले विजय अग्रवाल के द्वारा यहां पर परंपरागत खेती से अलग हटकर कृषि कार्य प्रारंभ किया गया है। इनके प्रयास से लगभग 25 किसानों ने 20 एकड़ में लेमन ग्रास की फसल लगाई है। किसान पुनः एक बार शहर से गाँव आए हैं और गाँव में आकर के अपनी पारंपरिक खेती को छोड़ करके अपना पूंजी लगा करके खेत लीज पर लेकर के और लेमन ग्रास का खेती करके अपने उज्जवल भविष्य बनाने का काम कर रहे हैं, परिवार को आज आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसमें उदाहरण स्वरूप हैं जो अति नक्सल प्रभावित माना जाता है मांगोई प्रखंड का कोटी थाना अंतर्गत सुहेल थाना अंतर्गत ये गाँव है सुहेल, जहाँ पे विजय अग्रवाल अपने 20 किसानों का एक आत्मा से कमेटी बना करके और 20 एकड़ में लेमन ग्रास की खेती कर रहे हैं और आशा लगता है कि इनकी इतनी बड़ी प्रोत्साहन मिले, अगर मिल जाए सरकार से तो बड़ी योजना पर खेती करेंगे और खेती करने से ये जागरूकता लाएंगे तो हमें लगता है कि इस क्षेत्र में लेमन ग्रास की खेती अधिक होगी और इस क्षेत्र का विकास भी अच्छा होगा, किसान भी जागरूक होंगे। किसान विजय अग्रवाल और उनका पूरा परिवार देश की राजधानी दिल्ली में रहकर व्यापार का कार्य से जुड़ा हुआ है। लॉकडाउन के दौरान ये सभी अपने गांव लौट गए थे, तब इन्होंने इस इलाके के बदलते माहौल को देखते हुए लेमन ग्रास की खेती के लिए गांव के किसानों को प्रोत्साहित किया। साथ ही जिला प्रशासन से भी संपर्क साधा। जिला प्रशासन के सहयोग से इन सभी को लखनऊ भेजा गया, जहाँ इन्हें लेमन ग्रास की खेती की ट्रेनिंग दी गई। ये लोग समूह बनाकर अब इसकी खेती कर रहे हैं। पहाड़ की तलहटी में उबड़ खाबड़ और पठारी भूमि में इनके द्वारा लगाए गए लेमन ग्रास लहला रही है। उम्मीद है कि इन्हें आशातीत लाभ भी प्राप्त होगा। और अब बात करते हैं मंडी भाव की।
रबी सीजन के दौरान प्याज की बुआई आमतौर पर नवंबर के अंतिम सप्ताह में की जाती है और ये जनवरी तक चलती है। रबी सीजन में लगाई गई प्याज की फसल तैयार होने में 4 महीने का समय लेती है। फरवरी और मार्च के बीच प्याज खोदने का काम शुरू हो जाता है। प्याज की पैदावार पर नजर डालें तो इस साल देश में प्याज की उपज में अच्छी बढ़त हो सकती है। बीते साल के मुकाबले इस साल प्याज की पैदावार में 7 लाख टन से अधिक की बढ़ोतरी हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2020-21 के बागवानी फसलों के अब तक के लिए जारी तीसरे आंकलन के मुताबिक देश भर में प्याज की उपज 2 करोड़ 68 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 2 करोड़ 60 लाख 91 हजार टन की ही हुई थी। वहीं ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में इन दिनों प्याज की आवक सामान्य बनी हुई है। हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में 29 दिसंबर को प्याज का भाव रहा 1505 रुपए, जो कि 30 दिसंबर को बिना किसी बदलाव के 1505 रुपए पर टिका रहा। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में भी इस दौरान प्याज के सौदे स्थिर भाव के साथ हुए। यहाँ 29 और 30 दिसंबर को प्याज का भाव 2750 रुपए पर बरकरार रहा। स्थिर भाव का सिलसिला उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भी बरकरार रहा। यहाँ 29 दिसंबर को प्याज का भाव था 2250 रुपए, जो कि 30 दिसंबर को भी 2250 रुपए पर टिका रहा। जबकि पंजाब की गढ़शंकर मंडी में प्याज की खरीद बढ़त के साथ हुई। यहाँ 29 दिसंबर को इसका भाव रहा 1700 रुपए, जो कि 30 दिसंबर को 100 रुपए बढ़कर 1800 रुपए हो गया। इसी तरह राजस्थान की जोधपुर मंडी में भी प्याज की खरीद तेजी के साथ हुई। यहाँ 30 दिसंबर को इसका भाव 100 रुपए बढ़कर 1400 रुपए से 1500 रुपए पहुँच गया। बता दें कि देश से होने वाला सब्जियों का निर्यात 10% घटा है। एपिडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 में अप्रैल से अक्टूबर महीने के दौरान देश से कुल सब्जियों के निर्यात में 2 लाख टन से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। साल 2021 के बीते 7 महीने के दौरान सब्जियों का कुल निर्यात 15,02,546 टन का ही हो सका है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात 17,30,098 टन का हुआ था। वैश्विक बाजार में भारतीय मसालों की खासी मांग है। भारतीय मसालों में जीरे का अपना अहम स्थान है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जीरे की मांग साल दर साल बढ़ती ही जा रही है। साल 2020-21 में हुआ जीरे का निर्यात बीते 5 सालों के मुकाबले सबसे ज्यादा रहा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2016-17 में जीरे का कुल निर्यात 1,19,000 टन का हुआ था। वहीं साल 2017-18 के दौरान जीरे का निर्यात 1,43,670 टन रहा। हालांकि साल 2018-19 के दौरान जीरे के निर्यात में बढ़ोतरी हुई और निर्यात 1,80,000 टन के पार पहुंच गया। इसी तरह वित्त वर्ष 2019-20 में जीरे का निर्यात 2,14,190 टन का हुआ, जबकि साल 2020-21 के दौरान जीरे के निर्यात में खासा इजाफा देखने को मिला। इस साल जीरे का निर्यात बीते साल के मुकाबले 84,810 टन बढ़कर 2,99,000 टन के पार पहुंच गया है। वहीं जीरे की पैदावार पर नजर डालें तो जीरे की पैदावार में इस साल कमी आ सकती है। कृषि मंत्रालय के साल 2020-21 के लिए हाल में जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार जीरे की उपज में 10% की कमी होने का अनुमान जताया गया है। बागवानी फसलों के लिए कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल देश भर में जीरे की पैदावार 8,56,000 टन रह सकती है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 9,12,000 टन रही थी। इन दिनों जीरे की आवक कृषि उपज मंडियों में सामान्य बनी हुई है। एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 29 दिसंबर को जीरे का भाव था 14,750 रुपए। 30 दिसंबर को इसके भाव में 250 रुपए की तेजी आई और भाव 15,000 रुपए पर पहुंच गया। इसी तरह राज्य की ही ध्रोल मंडी में भी जीरे के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 29 दिसंबर को जीरे का भाव रहा 12,650 रुपए। 30 दिसंबर को इसके सौदे 440 रुपए उछलकर 13,090 रुपए पर हुए। वहीं रापर मंडी में गुरुवार को जीरे का भाव रहा 12,400 रुपए। साथ ही महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में जीरे की खरीद 13,500 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई। राजस्थान की जोधपुर मंडी में जीरे के भाव में बढ़त देखने को मिली। यहाँ 29 दिसंबर को जीरे का भाव था 13,955 रुपए। 30 दिसंबर को इसके भाव में 485 रुपए की तेजी आई और भाव 14,440 रुपए हो गया।
आपको बता दें कि गुजरात कृषि विभाग की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार गुजरात में 6 दिसंबर तक जीरे की बुआई सिर्फ 2,38,000 हेक्टेयर में ही हो पाई है, जबकि बीते साल के समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 3,81,000 हेक्टेयर रहा था। और खेती किसानी से हटकर आइए नजर डालते हैं कुछ और खबरों पर, यानी सेगमेंट खास खबर। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच देश में कोरोना के दैनिक मामलों ने भी पकड़ी रफ्तार। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 16,764 नए मामले आए सामने। वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना को मात देकर 7,585 लोग हुए स्वस्थ। देश भर में बढ़ता जा रहा है ओमिक्रॉन का कहर। देश के 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले बढ़कर हुए 1,270। राजधानी दिल्ली ओमिक्रॉन के मामलों में दूसरे स्थान पर है, जहां 320 लोग हैं संक्रमित। महाराष्ट्र में बढ़ता जा रहा है कोरोना का कहर। राज्य में गुरुवार को संक्रमण के 5,368 नए मामले आए सामने। वहीं बीते 24 घंटों में 1,193 मरीज हुए स्वस्थ। राज्य में गुरुवार को एक ही दिन में 22 कोरोना मरीजों की हुई मौत। वर्तमान में महाराष्ट्र में मृत्यु दर 2.12%। कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए पुरी का प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर शुक्रवार और शनिवार को श्रद्धालुओं के लिए रहेगा बंद। मंदिर प्रशासन ने कोविड-19 की मौजूदा स्थिति के बीच नववर्ष पर संभावित भीड़ के मद्देनजर लिया ये निर्णय। बिहार में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से निपटने के लिए शुक्रवार से चिड़ियाघर समेत और यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। तो इसी के साथ किसान समाचार में बस इतना ही। इजाजत दें, नमस्कार।